we studied about the types of hormones and in today's lecture हम पढ़ने वाले हैं about the different types of glands. सबसे पहले शुरुआत की जाए उस ग्लैंड से जो कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है. मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी, यानी वो ग्लैंड जो कि बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करे, और उस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. सो व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. राइट बेटा? हाइपोथैलेमस है क्या? हाइपोथैलेमस है डाइएन्सेफेलॉन, जो कि ब्रेन का पार्ट है, उसकी छत, सॉरी उसकी फ्लोर या उसकी फर्श. सो इट इज द फ्लोर ऑफ डाइएन्सेफेलॉन. राइट? एज इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन, तो इसका ओरिजिन भी वही होगा जो कि न्यूरल टिश्यूज का होता है. सो इट्स ओरिजिन इज एक्टोडर्मल. बेटा हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर जो है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैं आपको पिट्यूटरी के साथ सिखाऊंगी. सो यहां पर जनरल बात कर लें अबाउट द हार्मोन्स इट्स सिक्रीटिंग. हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं दो टाइप के हार्मोन्स. कौन कौन से हैं वो हार्मोन बेटा? सबसे पहले हार्मोन वो हैं जो कि रेगुलेट कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिन्हें हम कहते हैं रेगुलेटरी हार्मोन्स. Right beta? What are regulatory hormones? These are hormones which are responsible for these are the hormones responsible for regulation of anterior पिट्यूटरी, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से जिन हार्मोन्स का रिलीज होना है उन्हें ये रेगुलेटरी हार्मोन्स रेगुलेट करेंगे कि कब उन्हें रिलीज कराना है, कब रोकना है. वहीं पर द सेकेंड टाइप ऑफ द हार्मोन्स, इनको नाम नहीं दिया जाता बेटा, ये वो हार्मोन्स हैं विच आर स्टोर्ड एंड सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी. खुद हार्मोन इसको रिलीज नहीं कर, सॉरी खुद हाइपोथैलेमस इसे ब्लड में रिलीज नहीं करेगा. सो दीज आर स्टोर्ड एंड रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी. गॉट दैट बेटा? अब इसमें आते कौन कौन से हार्मोन्स हैं? इसके अंदर हार्मोन्स आते हैं ऑक्सीटोसिन, राइट, एंड ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा होगा. इसे वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं. वहीं पर ऑक्सीटोसिन के लिए जो इसका केमिकल एनालॉग है वो होता है पीटोसिन, पर इसी वजह से ऑक्सीटोसिन को भी पीटोसिन नाम से जाना जाता है. गॉट दैट बेटा? रेगुलेटरी हार्मोन्स की बात करें, अभी मैंने बोला रेगुलेट करेंगे हार्मोन्स को, ये रिलीज भी करवा सकते हैं, हार्मोन्स को रिलीज होने से रोक भी सकते हैं. सो जो रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. राइट? दीज आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से हैं बेटा वो दो टाइप? एक जो कि हार्मोन का रिलीज कराए और दूसरा वो जो कि उस रिलीज को रोके, उसे इनहिबिट करे. राइट? सो वी हैव आर रिलीजिंग हार्मोन्स, जिन्हें हम RH कहते हैं. RH को हम रिलीजिंग फैक्टर्स भी कह सकते हैं.
इन दैट केस शॉर्ट में इन्हें कहा जाएगा RF। राइट बेटा। वहीं पर दूसरा टाइप है इनहिबिटरी हॉर्मोन्स और इनहिबिटरी फैक्टर्स। राइट बेटा। इनहिबिटरी हॉर्मोन्स को हम IH या IF कह सकते हैं। राइट। सो कौन कौन से वो रिलीजिंग हॉर्मोन्स हैं? जितने भी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स हैं, ज्यादातर के लिए रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स होते हैं एंड वो रिलीज होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से। जैसे रिलीजिंग हॉर्मोन्स के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं बेटा? लेट्स टेक द फर्स्ट वन, दैट इज TSH RH यानी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। राइट बेटा। इसे हम TRH भी कह सकते हैं। TSH के लिए शॉर्ट में बोला जाता है, TSH को शॉर्ट में कहा जाता है थायरोट्रोपिन, यानी जो कि थायराइड के लिए ट्रोपिन की तरह यानी स्टिमुलेंट की तरह काम करे। सो थायरोट्रोपिन एंड यू कैन राइट RH यानी रिलीजिंग हार्मोन। बेटा इस हार्मोन के लिए फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, तो इसका इनहिबिटरी हार्मोन नहीं होता। आप पूछोगे फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, उसे मैं लास्ट में आपको एक बार समझा देती हूँ। द सेकेंड वन इज ACTH-RH यानी एड्रीनो कॉर्टिको ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। बेटा इसे CRH भी कहते हैं, यानी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो हार्मोन जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करे। राइट। इसके लिए भी इनहिबिटरी फैक्टर नहीं है बिकॉज इट्स अगेन कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। द थर्ड वन इज GnRH यानी gonadotropin releasing hormone, no inhibitory factor for this. Next one we have GHRH यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। इज इट राइट बेटा? इसके लिए इनहिबिटरी फैक्टर होता है। सो द फर्स्ट इनहिबिटरी फैक्टर इज GHIH यानी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन। इसे एक और नाम दिया जाता है, शॉर्ट में से कहते हैं सोमैटोस्टैटिन, यानी सेल्स को जो स्टैटिन की तरह काम करे, उन्हें रोके, उनके डिवीजन को रोक दे। राइट। द नेक्स्ट हार्मोन इज PRH यानी प्रोलैक्टिन, एक ऐसा हार्मोन जो कि मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट में मिल्क का सिंथेसिस करवाता है, दैट इज नोन एज द प्रोलैक्टिन। सो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके लिए इनहिबिटरी होता है PIH यानी प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इसे हम, ये बेसिकली डोपामीन है, so it can be written as dopamine too. So dopamine is actually acting as PIH. The next hormone is MSH-RH यानी मेलानोसाइट्स, मेलानिन को रिलीज करने वाले स्किन सेल, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी से निकला उसको रिलीज कराने वाला हार्मोन। राइट। इसका इनहिबिटरी होता है
MSH-IH यानी melanocyte stimulating hormone, inhibitory hormone, right? समझ में आ गई बेटा? So यहाँ पर से 3 inhibitory factors हैं and we have got 6 of releasing hormones or releasing factors. Now coming back to these 3, these are inhibited by फीडबैक मैकेनिज्म, यानी सिंपल सी चीज है, ब्लड में अगर इनका अमाउंट कम हुआ तो तुरंत रिलीजिंग हार्मोन ने इनका रिलीज करवाना शुरू कर दिया, बट अगर इनका अमाउंट इंक्रीज हुआ तो ये एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगा कि भाई हमें अब और नहीं चाहिए. So they'll send a message to pituitary and through hypothalamus कि भैया बहुत हो गया, we do not need these 3 hormones from pituitary. तो सबसे पहले hypothalamus को switch off करो ताकि pituitary से इनके releasing जो cells हैं वो switch off हो जाए, right? So it is inhibited by feedback mechanism. Basically कौन सा feedback बेटा? It is the negative feedback कि भाई बंद करो, हमें और नहीं चाहिए. Got that? So with this, we are done with our first gland, that is hypothalamus. Let's move ahead to the pituitary. The next gland we are going to study about is pituitary, जिसे हम master gland of our body कहते हैं बेटा. इसकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है कि ये cerebrum के नीचे की ओर present है. So it is given another name too. So we can write it's also called the master gland, or we call it hypophysis cerebri. राइट बेटा? 2 लोब से बना हुआ एक छोटा सा ग्लैंड है. इट्स अ pea-sized gland, pea-sized लोअर ग्लैंड, लोब से बना है ना. इसकी लोकेशन है in a depression called sella turcica. That's a depression in the sphenoid bone. Right बेटा? Anatomically इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. जैसे आप बाहर से देखोगे तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. So you can write anatomically divided in 2 parts. कौन कौन से हैं बेटा ये 2 पार्ट्स? मैं डायग्राम में आगे समझा रही हूं, बट एक बार यहां भी समझ लें. एक पार्ट को कहा जाता है जो एंटीरियरली प्रेजेंट है, वी कॉल इट एडिनो hypophysis और anterior pituitary. वहीं पर जो posterior पार्ट है उसे हम कहते हैं न्यूरो hypophysis और the posterior pituitary. राइट बेटा? एडिनोहाइपोफाइसिस जो है ये हार्मोन रिलीजिंग पार्ट है और ये बना है 2 पार्ट से मिल करके. वन इज कॉल्ड द एंटीरियर लोब. कई बार एडिनोहाइपोफाइसिस को ही हम एंटीरियर लोब या एंटीरियर पिट्यूटरी कह देते हैं. एंटीरियर लोब किससे बना है बेटा?
एंटीरियर लोब का मतलब है दो सेल्स के ग्रुप्स हैं यहां पर, वन इज कॉल्ड पार्स डिस्टालिस एंड पार्स ट्यूबरालिस। इनमें से जो पार्स ट्यूबरालिस का मैंने जिक्र किया, दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, सो वहां पर सिर्फ इसे पार्स डिस्टालिस से बना हुआ बताया गया। द अदर वन इज द इंटरमीडिएट लोब, राइट बेटा। और जो ये इंटरमीडिएट लोब है ये बना है पार्स इंटरमीडिया से। वहीं पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है या न्यूरोहाइपोफाइसिस है, ये अटैच्ड है टू हाइपोथैलेमस by a stalk, छोटी सी डंडी जैसी है या एक स्टेम जैसी है, जिसको नाम दिया जाता है इनफंडिबुलम। राइट बेटा। सो इसे बनाने का काम कौन कर रहा है? तो इनफंडिबुलम तो है ही, बट जो मेन पार्ट है जिससे ये बना है, इट इज मेड अप ऑफ the posterior lobe of pituitary, इस पोस्टीरियर लोब को बोला जाता है बेटा पार्स नर्वोसा, राइट। तो यहां जब हम इनके पार्ट्स पढ़े तो हमें एक इंफॉर्मेशन और मिली अबाउट पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बारे में जो एक इंफॉर्मेशन और मिली वो क्या बेटा, कि ये लोकेटेड है इन सेला टर्सिका और ये पी साइज्ड है, लोअर ग्लैंड, ये सब चीजें तो पढ़ी ली थी। इट इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस, राइट, इट is attached to hypothalamus by infundibulum, राइट, जो एक पतला सा स्टॉक है यहाँ पर, राइट। तो डायग्राम की मदद से समझ लें इसी पूरी कहानी को, ताकि हम इसके हॉर्मोन्स भी समझ सके। वेल, ये जो पार्ट मैंने दिखाया बेटा, दिस इज हाइपोथैलेमस, राइट। सो दिस इज hypothalamus, right? और ये रहा इससे जुड़ा हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट बेटा। पिट्यूटरी के मैंने बताया ना कि दो पार्ट्स हैं, ये है फ्रंट में प्रेजेंट पार्ट and here's the other part, right? So पार्ट्स को मैं लेबल कर देती हूं बेटा। ये है पार्स ट्यूबरालिस, right, and this part is pars distalis, right बेटा। इन दोनों से मिल करके बना है
एंटीरियर लोब, राइट, समझ में आ गया। वहीं पर दिस पार्ट, क्योंकि दो लोब्स के बीच में ऐसा लगा जैसे सैंडविच सा हो गया है, राइट, दिस इज कॉल्ड पार्स इंटरमीडिया, और इसी पार्स इंटरमीडिया को ही हम बोलते हैं द इंटरमीडिएट लोब, राइट, और इन दोनों से मिलके बना है एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस। So we have adenohypophysis here. कोई प्रॉब्लम बेटा? दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। पीछे की तरफ को here we have the infundibulum, the stem, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इस पूरे को कहा जाता है पार्स नर्वोसा। कोई और पार्ट है नहीं पार्स नर्वोसा का, तो आई कैन कॉल इट पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, और इन दोनों को एक साथ मिला करके हम कह सकते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। बट अगर एनसीईआरटी को माने तो एनसीईआरटी ने तो बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस में सिर्फ और सिर्फ पार्स नर्वोसा या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को लिया है। गॉट दैट? ये चीज समझ में आ रही है बच्चे? गॉट दैट? बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पर उन हार्मोन्स के लिए रेगुलेटरी हार्मोन कहां से आता है? फ्रॉम दी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से इसे कैरी करती हैं हमारा एक स्पेशल सिस्टम, जिस सिस्टम को मैं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा चुकी हूं। रिमेंबर कौन सा सिस्टम है बेटा? ये है बहुत सारी कैपिलरीज। सो एक ऐसा सिस्टम जो कि कैपिलरीज से शुरू हुआ और कैपिलरीज पर ही खत्म होगा। थोड़ा सा डार्क बना देती हूं इसे। कौन सा सिस्टम कहलाएगा बेटा? ये इट इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। गॉट दैट? सो ये जो दिख रहा है ये है hypophyseal portal system, right? So we can label it here. वेन लिख सकती हूँ सीधा इसको सिस्टम ना लिख करके, क्योंकि सबको पता ही है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम का मेन पार्ट है हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। Right, so here we have hypophyseal पोर्टल वेन, जिसके जरिए ट्रांसफर होंगे सारे रेगुलेटरी हार्मोन्स, ट्रांसफर्स रेगुलेटरी हार्मोन्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। गॉट दैट? वहीं पर जो पीछे वाला पार्ट है, यहां कुछ हाइपोथैलेमिक सेल्स ही डायरेक्टली दो हार्मोन्स को पहुंचाते हैं। जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी हार्मोन। कोई हार्मोन नहीं बनाएगा, ये केवल पिट्यूटरी में बने हुए कुछ हार्मोन्स को स्टोर करता है। राइट? इन सेल्स की एंडिंग्स को हम कहते हैं हैरिंग्स बॉडी, और ये जो हैरिंग्स बॉडीज हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर स्टोरेज ऑफ हार्मोन। और यहाँ हार्मोन बनाएगा कौन? चाहे वो ये स्टोर होने वाले हार्मोन्स की बात हो, चाहे रेगुलेटरी हार्मोन्स की बात हो, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल जो है ये है
न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, और ये न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स यहां पे गुच्छे बना लेते हैं. दे फॉर्म अ ग्रुप जिसे नाम दिया जाता है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर. राइट, सो हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियर से दो तरीके के हार्मोन्स निकले. कौन कौन से? वी हैव रेगुलेटरी हार्मोन्स जो कि पोर्टल वेन से होते हुए ट्रांसफर होंगे, और कुछ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से. सो लेट मी सी इफ देयर इज सम स्पेस, तो मैं ऊपर इस चीज को मेंशन कर देती हूँ. ये एक एक करके सारे हार्मोन्स पढ़ लेते हैं, बट एक चीज यहां मेंशन करने लायक है बेटा कि जो इंटरमीडिएट लोब है ये सैंडविच्ड है between anterior and the posterior lobe, and human में काफी हद तक ये रूडिमेंट्री है, कंप्लीटली डेवलप भी नहीं हो पाया बेटा ये. राइट, समझ में आ गया पिट्यूटरी. सो पिट्यूटरी के दो पार्ट्स हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस. आई हैव शोन यू दिस वे. और इन दोनों अपने हार्मोन्स कहाँ से लाते हैं? जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है वो तो हार्मोन बनाता ही नहीं, तो वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से हार्मोन्स को अपने को रिसीव करेगा और उन्हें हैरिंग बॉडी में स्टोर करके रखेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो उन्हें रिलीज करेगा. वहीं पर एंटीरियर पिट्यूटरी खुद के हार्मोन्स जनरेट करता है, और उसके लिए रेगुलेटरी हार्मोन्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल ऑफ हाइपोथैलेमस से आएंगे थ्रू दी पोर्टल सिस्टम. गॉट दैट? सो अब हार्मोन्स की बात कर ली जाए. लेट्स टॉक अबाउट दी पिट्यूटरी hormones. राइट बच्चे, तो पहले छोटा टॉपिक कवर करना हमेशा बेटर होता है. लेट्स टेक हॉर्मोन्स फ्रॉम न्यूरो हाइपो चीजें मेंशन कर लें अबाउट न्यूरोहाइपोफाइसिस. डजंट फॉर्म हार्मोन ऑफ इट्स ओन. It receives hormones from hypothalamus through neurosecretory cells right, which also store hormones, या सिंपली अलग से लिख सकते हो बेटा कि इसे रिसीव इनके थ्रू किया, एंड इट स्टोर्स hormones in Haring's bodies, जो कि बेसिकली हैं कुछ नहीं, these are the nerve endings, I mean sorry, the neural endings, right? Haring's bodies, right? So it receives and it also secretes the hormones stored. खुद के हार्मोन नहीं है पर काम जरूर करेगा. गॉट दैट बेटा? सो इसके हार्मोन्स हैं कौन कौन से? ये तो इन्फॉर्मेशन हमने न्यूरोहाइपोफाइसिस की ली है. हार्मोन्स कौन कौन से हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको. द वेरी फर्स्ट हार्मोन इज
ऑक्सीटोसिन, जिसे आप पीटोसिन भी कह सकते हैं, राइट। ऑक्सीटोसिन या जो पीटोसिन है, दैट्स अ हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इन केस ऑफ फीमेल ये मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और फॉर लैक्टेशन ये ब्रेस्ट मसल्स में या मेमोरी ग्लैंड्स की मसल में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा, राइट। सो फर्स्ट फंक्शन इज it causes uterine muscle or myometrial contraction to cause childbirth या डिलीवरी कह सकते हो बेटा, डिलीवरी और चाइल्डबर्थ या पार्चुरेशन। इसके अलावा ये कॉज करेगा कॉन्ट्रैक्शन इन मेमोरी ग्लैंड मसल्स फॉर लैक्टेशन, बच्चे को दूध पिलाने के लिए। नाउ यू विल बी सेइंग कि मैम फिर तो ये मेल में किसी काम का नहीं है। ये बिल्कुल है बेटा। ह्यूमन एक सुप्रीम क्वालिटी एनिमल है। मेल के पास कोई ऐसा हार्मोन, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास कराए, दैट लव दैट दे फील टुवर्ड्स देयर स्पाउस, टुवर्ड्स देयर पार्टनर, टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, दैट ऑल इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन। सो ऑक्सीटोसिन डेफिनेटली मेल के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कॉज करता, पर ये मेल को इंसान बनाता है। दैट मीन्स इट मेक्स देम love their partner, so it is also called love hormone or the responsibility hormone for male, in fact for female also, but for female the reasons are others, like there is an attachment with the baby, but male के अंदर love hormone है oxytocin. Got that? हम oxytocin को because of the child birth thing, इस वजह से इसको बर्थ हार्मोन और मिल्क सिक्रीशन करवाने की वजह से इसे हम मिल्क लेटिंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं बेटा। राइट, द नेक्स्ट वन, हमने बुलेट कौन सी ली थी इसके लिए? Okay, first, the second hormone from the neurohypophysis, it is ADH, or we call it anti यानी against diuretic, यानी जो diuresis या जो यूरिनेशन है उसके अंदर बहुत सारा यूरिन जाना इज नोन एज डायूरेसिस। सो जो उस डायूरेसिस के अगेंस्ट काम करे, यानी बहुत ज्यादा यूरिन बॉडी से ना जाने दे। So it is anti-diuretic hormone, or we call it vasopressin, or it can also be known as pitressin, but अब ये दो नाम enough है, right? इसका फंक्शन क्या है बेटा? इसका सबसे पहला फंक्शन है it inhibits dilution of urine. So it inhibits dilution of urine, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा यूरिन बहता चला जाए, right? So other functions you have studied about in ADH, ये वर्क करता है on basis of the specialized receptors present in a body, जो कि तब वर्क करेंगे जबकि ब्लड का कंसंट्रेशन डावाडोल होगा, राइट। सो ये प्रिवेंट करता है डाइल्यूशन ऑफ यूरिन, यानी प्रोड्यूस करवाएगा कंसंट्रेटेड यूरिन। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो इसे नाम दिया जाता है डायबिटीज
insipidus. Right बेटा? And what are the symptoms of diabetes insipidus? एक पर्सन है जो बहुत ज्यादा यूरिनेट कर रहा है, so it is polyuria, बार बार यूरिनेट कर रहा है, अमाउंट बहुत ज्यादा है, diuresis, तो उसे बहुत प्यास लगेगी डेफिनेटली, so it causes polydipsia, but यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं आएगा. Right? Is that clear about it? So that was about the hormones released from the posterior pituitary. Now moving ahead to the hormones from anterior pituitary.